माँ। रक्षिता जैसे ही घर पहुंची तो वहां उसकी माँ अक्षरा की हालत देखकर उसकी एक तेज चीख निकल गई। अक्षरा फर्श पर पड़ी हुई तड़प रही थी। उसका पूरा शरीर रुक रुक कर धीरे धीरे झटके ले रहा था। रक्षिता ने जैसे ही उसे देखा, उसके पास जाकर रोते हुए उससे कहने लगी, माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यूं अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है माँ? अक्षरा इतनी बेसुध थी कि ना तो उसे कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई। रक्षिता अक्षरा की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। रक्षिता के दिलो दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। पहले तो उसने कुछ देर यूं ही बेजान से खड़े होकर अक्षरा को देखा और फिर सोचा, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं यूं ही वक्त बर्बाद करती रही तो ये माँ की सेहत के लिए और भी बुरा साबित हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलानी होगी ताकि मैं देर होने से पहले माँ को हॉस्पिटल ले जाकर उनका इलाज करा सकूं। अपने मन में ये ख्याल आते ही रक्षिता ने उसका मोबाइल उठाया और पास के ही आरोग्य हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस की रिक्वेस्ट करने लगी। हेलो, दिस इज आरोग्य हॉस्पिटल रिसेप्शन डेस्क। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हॉस्पिटल में एक 24-25 साल की लड़की ने कॉल पिक किया और रक्षिता से उसकी परेशानी के बारे में पूछने लगी। रक्षिता अक्षरा की हालत के कारण काफी घबराई हुई थी। उसने यूं ही घबराते हुए कॉल में जवाब दिया, हेलो, मेरा नाम रक्षिता है। मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। क्या आप तुरंत एक एम्बुलेंस भेज सकते हैं? अगर आप ऐसा कर दे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। रक्षिता के सवाल का जवाब देते हुए हॉस्पिटल के उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आप प्लीज घबराइए मत। देखिए, अभी हमारे पास एक भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी तरफ से किसी व्हीकल का इंतजाम करके अपनी माँ को हमारे हॉस्पिटल ले आएं। मैं गारंटी लेती हूँ कि हमारे डॉक्टर उनका बेहतर से बेहतर इलाज करके उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने कॉल कट कर दिया। हॉस्पिटल की तरफ से इस तरह का नेगेटिव रिस्पॉन्स सुनकर रक्षिता और भी ज्यादा उदास हो गई। धीरे धीरे उसकी घबराहट बढ़ने लगी और कमरे के एक कोने में बैठकर वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? लोग तो मुझे ही भला बुरा कहेंगे कि क्या काम की ऐसी बेटी जो अपनी माँ को बचा भी नहीं पाई। अगर आज इनके घर में कोई मर्द होता तो वो इस तरह की लापरवाही नहीं करता और वक्त पर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता। इस तरह के अजीब से ख्याल रह रहकर रक्षिता के जहन में आ रहे थे। कुछ वक्त यूं ही ख्यालों में उलझने के बाद रक्षिता का ध्यान दोबारा अक्षरा की हालत पर गया, जिसे देखकर उसने थोड़ी सी हिम्मत बटोरी और खुद से कहा, अब मैं और देर नहीं कर सकती, मुझे खुद ही माँ को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। रक्षिता वहां से उठी और बाहर जाकर कैब या किसी ऑटो रिक्शा की तलाश करने लगी। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसे एक कैब नजर आई। रक्षिता ने उस कैब को रोका और फिर उसने कैब ड्राइवर की मदद लेकर अक्षरा को कैब में बिठाया। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। शहर के ट्रैफिक के बीच गुजरता हुआ हर एक लम्हा रक्षिता के दिल में एक अनहोनी का डर पैदा किए जा रहा था। उसकी गोद में लेटी हुई अक्षरा अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। रक्षिता ने अक्षरा के माथे पर हाथ फेरा और अपने हाथों को जोड़ते हुए भगवान से प्रे करने लगी, प्लीज भगवान जी, आप माँ को ठीक कर दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद माँ की और भी ज्यादा केयर करूंगी। आप प्लीज इस बार उन्हें ठीक कर दीजिए। रक्षिता रुआसी होकर बस अपनी माँ की उखड़ती सांसों को देखे जा रही थी और इसी बीच थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। रक्षिता ने जल्दी से स्ट्रेचर बुलाकर अक्षरा को हॉस्पिटल के अंदर ले जाकर एडमिट कराया। कॉल में पहले ही बात हो जाने के कारण हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए डॉक्टर ने उन लोगों के पहुंचते ही इलाज शुरू कर दिया। रक्षिता बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर की रिपोर्ट का वेट करने लगी। कुछ लम्हों बाद कैबिन से डॉक्टर बाहर आया, जिसे देखकर रक्षिता बेंच से खड़ी हो गई। जल्दबाजी में डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने भी रक्षिता की हालत समझी और उसे जवाब के साथ साथ दिलासा देते हुए बोला, आप प्लीज घबराइए मत, आपकी माँ खतरे से बाहर है। दरअसल उन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से
उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बाकी मैंने उन्हें कुछ इंजेक्शंस दे दिए हैं जिससे उनकी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है और अब थोड़ी ही देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर के मुंह से हार्ट अटैक की बात सुनकर रक्षिता चौंक गई। उसने झट से पलटकर डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर, माँ को किसी तरह का खतरा तो नहीं है ना? रक्षिता को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल रहा था। उसका ये सवाल सुनकर डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं, उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। हार्ट अटैक बिल्कुल ही माइनर था। वो एक हेल्दी डाइट और हल्की फुल्की एक्सरसाइज से अपनी हार्ट हेल्थ को फिर से ठीक कर सकती हैं और उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। तब आप उनसे मिल लेना, जिससे आपके मन के सारे शक दूर हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। रक्षिता को ध्यान आया कि उसने ऑफिस में इन्फॉर्म तो किया ही नहीं है। ये सोचकर उसने जल्दी से फोन निकाला और ऑफिस के रिसेप्शन में रोजी को कॉल करके अक्षरा की हालत के बारे में बता दिया। रोजी ने भी मैनेजर नमन को रक्षिता की मां के बारे में बता दिया। उधर हॉस्पिटल में अक्षरा को होश आ चुका था। रक्षिता झट से उसके बेड के पास गई और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने पूछा, माँ, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अब तो तुम्हें ठीक लग रहा है ना? तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितना डरा दिया था। बीमार तुम थी और जान मेरी निकल रही थी माँ। अक्षरा ने रक्षिता की बातों को सुना और फिर मुस्कुराते हुए उसका जवाब देकर कहने लगी, हाँ, अब मैं ठीक हूं बेटा। अब तुम बेफिक्र हो सकती हो। वैसे मेरी तबीयत खराब होने से एक बात तो अच्छी हुई कि तुम्हें ये समझ आ गया कि जब किसी अपने को तकलीफ होती है तो हमारा दिल भी दुखता है। इतना कहकर अक्षरा खिलखिलाकर हंसने लगी। रक्षिता ने उसके चेहरे को देखा और बनावटी ढंग से उदास होकर बोली, क्या माँ, हम सबको टेंशन देकर खुद जोरों से हंस रही हो। रक्षिता और अक्षरा यूं ही हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ एक दूसरे से बातें करने लगी। उधर सिग्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में नमन रुद्र के कैबिन में पहुंचा और उसे रक्षिता की मां के बारे में बताने लगा। नमन की बात सुनकर रुद्र को सदमा सा लगा। वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ और उसने चिल्लाते हुए नमन से कहा, जब तुम्हें पहले से ये बात पता थी तो मुझे इतनी देर बाद ये क्यों बता रहे हो? ना जाने वो किस हालत में होगी। मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। तुम अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो और उनसे कहना कि रक्षिता की माँ का इलाज का सारा खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। इतना कहकर अपने कैबिन से रुद्र भागते हुए बाहर आया और कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। रुद्र कार को बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो वो अब एक पल भी रक्षिता को देखे बिना नहीं रह सकता है। उसकी स्पोर्ट्स कार हवा को चीरते हुए सड़क पर दौड़ रही थी। रुद्र कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने हॉस्पिटल के अंदर जाकर इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी, पर रक्षिता उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद वो मेडिसिन काउंटर की तरफ गया तो उसने रक्षिता को वहां खड़ा हुआ पाया। रक्षिता पर नजर पड़ते ही रुद्र भागकर उसके पास गया और फिर उसने पीछे से रक्षिता के कंधे पर हाथ रख दिया। इस बात पर रक्षिता थोड़ी सी सहम गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पाया कि रुद्र उसके पीछे खड़ा है। रक्षिता ने अपने आप को नॉर्मल किया और फिर रुद्र की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, सर, आप यहाँ कैसे? क्या आप भी किसी का इलाज कराने आए हैं? रुद्र ने रक्षिता का सवाल सुना और फिर जवाब देते हुए बोला, अरे नहीं, वो दरअसल मुझे नमन ने बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। मैं यही पास ही में था तो सोचा कि तुमसे मिलकर उनका हालचाल पूछ लूं। रुद्र की बातों को सुनकर रक्षिता ने पहले तो उसे घूर कर देखा और फिर उसके इस काइंड बिहेवियर के लिए शुक्रिया अदा करते हुए बोली, थैंक्स सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप माँ से मिलने आए हैं। चलिए मैं आपको माँ के रूम की तरफ ले चलती हूँ। मेडिसिन काउंटर में मेडिसिन लेकर रक्षिता रुद्र के साथ अक्षरा की कमरे की तरफ चल दी। कमरे के पास पहुँचते ही रक्षिता ने जल्दी से दरवाजा खोला और एक्साइटेड होकर अक्षरा से बोली, देखो माँ, तुमसे कौन मिलने आया है। अब तक रुद्र भी कमरे के अंदर आ चुका था। अक्षरा की नजर जैसे ही रुद्र पर पड़ी तो वो उसे एकटक देखने लगी। अक्षरा की नजरें रुद्र के चेहरे से हटी नहीं रही थी। उसे रुद्र की शक्ल में एक जाना पहचाना सा अक्स दिखाई दे रहा था। रुद्र को देखते हुए अक्षरा दिल ही दिल में खुद से बोली, ये चेहरा
ये तो मुझे बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा है। क्या ये वही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये वही है। अक्षरा के दिल में ये ख्याल आते ही उसकी धड़कन दोबारा से तेज हो गई और उसका शरीर फिर से झटके लेने लगा। वो तेज सांसों से हांफते हुए बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। रक्षिता अक्षरा की तबीयत को बिगड़ता देख डर गई और भागकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने रुद्र और रक्षिता को कमरे से बाहर जाने का बोला और अक्षरा का चेकअप करने लगा। बाहर बेंच पर बैठे हुए रक्षिता की आंखों में आंसू भर आए थे। रुद्र से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने रक्षिता के चेहरे को ऊपर उठाया और अपने हाथ से उसके आंसुओं को पोंछा। इसके बाद रुद्र ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुमने अभी तक बहुत ही स्ट्रांगली हर सिचुएशन को हैंडल किया है और अब तुम इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम एक स्ट्रांग लड़की हो और इस तरह के हालात से लड़कर तुम मुझे जीत सकती हो। इसलिए अभी अपनी आंखों से आंसुओं को गायब करो और अपनी माँ के बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि तुम पॉजिटिवली सोचोगी तो उनके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। रक्षिता पहली बार रुद्र का ये अंदाज देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खड़ूस से दिखने वाले उसके बॉस के अंदर एक इस तरह का सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी छिपा हुआ है। रक्षिता धीरे धीरे ही सही पर अब रुद्र को लेकर अपने ख्याल बदल रही थी और वो उसके इस केयरिंग नेचर से इम्प्रेस होने लगी थी। बॉस सचमुच कितने काइंड नेचर के हैं, वरना इतनी बड़ी कंपनी का मालिक इस तरह मेरी मदद करने के लिए यहाँ तो मेरे साथ नहीं बैठा होता। मैं बेमतलब ही बॉस को गलत समझ रही थी। इतना अमीर होने के बाद भी उनमें जरा सा भी घमंड नहीं। वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं। रक्षिता अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में ही कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गया। डॉक्टर को देखकर रुद्र ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अब पेशेंट की तबीयत कैसी है? इफ देयर इज एनीथिंग सीरियस अबाउट हर यू कैन टेल मी। डॉक्टर ने रुद्र का सवाल सुना और फिर एक गहरी सांस लेकर जवाब देते हुए बोला, नो मिस्टर, नथिंग टू वरी अबाउट हर। मेडिसिन की डोज से पेशेंट को कभी कभी पैनिक अटैक आ जाता है। अक्षरा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अचानक इतने सारे लोगों को देखकर वो घबरा गई और उनकी बॉडी ने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। वैसे हम अपनी तसल्ली के लिए उन्हें रात भर हॉस्पिटल में रखकर ऑब्जर्व करना चाहते हैं। रुद्र ने गौर से डॉक्टर की सारी बात सुनी और फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, ओके डॉक्टर, आपको जो भी ठीक लगे आप वही कीजिए। बस जल्द से जल्द अक्षरा जी को ठीक कर दीजिए। हम दोनों यहीं पर हैं। आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो आप हमसे कह सकते हैं। रुद्र की तरफ से अप्रूवल पाते ही डॉक्टर ने अक्षरा को रात भर के लिए एडमिट कर लिया। डॉक्टर के जाने के बाद रुद्र ने रक्षिता की तरफ देखा और उससे बोला, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्चा हमारी कंपनी की तरफ से होगा और मैं भी रात भर यहाँ तुम्हारे साथ ही रुकूंगा ताकि तुम्हें अकेले परेशान ना होना पड़े। रक्षिता गौर से रुद्र की बातें सुनती जा रही थी। पहले तो वो उसे हॉस्पिटल में रुकने से मना करना चाहती थी, पर फिर उसने सोचा कि अगर रात बेरात माँ की तबीयत को कुछ हो गया तो मदद के लिए यहाँ कोई ना कोई जान पहचान का होना चाहिए। दिल में ये ख्याल आते ही वो रुद्र से बोली, सर अगर आप सचमुच रात में यहाँ रुक जाएं तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा एहसान होगा। इतना सुनकर रक्षिता की बात का जवाब देते हुए रुद्र ने कहा, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। लोग तकलीफ में तो अनजानों की भी मदद कर देते हैं। तुम तो फिर भी मेरी कंपनी की एक होनहार एम्प्लॉय हो। तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। इन्हीं सब बातों के बीच उन लोगों ने देखा कि आसमान में अंधेरा बढ़ने लगा था और रात गहरी होने लगी थी। दिन भर की थकान के बाद उन दोनों का शरीर भी टूटने लगा था और उन्हें भी आराम की जरूरत थी। ये सोचकर ही उन दोनों ने हॉस्पिटल में ही एक और रूम बुक किया और फिर वो दोनों वहाँ जाकर बातें करने लगे। बातें करते करते रक्षिता को 2 बार नींद का झटका लगा, जिसे रुद्र ने देख लिया था। जिसके बाद रुद्र ने रक्षिता से कहा, तुम सुबह से इन्हीं सब चीजों में उलझी हुई हो, जिस वजह से तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही है। मेरा मानना है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कुछ घंटे की नींद तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। रुद्र का ये केयरिंग बिहेवियर रक्षिता को एक अलग ही सुकून दे रहा था, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानने में बिल्कुल भी नहीं झिझक रही थी।
रक्षिता ने रुद्र की बात में हामी भरते हुए कहा, ओके सर, मैं इस लेफ्ट साइड वाले बेड में सो जाती हूँ, आप उस राइट वाले बेड में सो जाइए। दिन भर की थकान के बाद रक्षिता को भी बेड में लेटते ही नींद आ गई। रुद्र सोती हुई रक्षिता को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। खामोश माहौल में रक्षिता की सांसों की आवाज रुद्र के जहां में एक अजीब सी मदहोशी बिखेर रही थी, जिन्हें सुनकर रुद्र बेकाबू हुए जा रहा था। रुद्र की नजर धीरे धीरे रक्षिता के चेहरे की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि रक्षिता की जुल्फें उसके चेहरे पर बिखरी हुई हैं। वो रक्षिता के चेहरे से बाल हटाने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने रक्षिता को छुआ तो उसे एक तेज करंट की तरह का झटका लगा और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये रक्षिता को छूते ही मुझे क्या हो गया था? ये किस चीज का झटका था जो मुझे एक तरह से की तरह लगा? रुद्र ने जैसे ही रक्षिता के चेहरे से जुल्फे हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उसे बिजली के झटके की तरह एक जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से वो पीछे आ गिरा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। काफी देर तक सोचने के बाद उसे अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस याद आए, जिन्हें याद करके वो इस नतीजे पर पहुंचा और शक भरे अंदाज में खुद से कहा, इस तरह के झटके को मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ। शायद रक्षिता के आसपास ऐसी कुछ शक्ति है जो उसे मुझसे प्रोटेक्ट कर रही है। हर कीमत पर मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि ऐसा क्या है जो मुझे रक्षिता के करीब जाने से रोक रहा है। रुद्र को जब लगा कि रक्षिता के करीब जाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम ही रहने वाली हैं, तो उसने भी बेमतलब की कोशिश करना छोड़ दिया और रूम में राइट कॉर्नर पर रखे हुए दूसरे बेड पर जाकर लेट गया। रुद्र थक हार कर सोने की कोशिशें तो कर रहा था, पर रुद्र की आंखों में नींद का जरा भी नामो निशान नहीं था। काफी देर तक यूं ही बेचैनी में उलझने के बाद वो करवट बदलकर रक्षिता की तरफ मुंह करके लेट गया और रक्षिता की खूबसूरती में डूबकर उसके तराशे हुए बदन को निहारने लगा। रक्षिता के जिस्म की बनावट को देखकर रुद्र का खुद को काबू में रख पाना नामुमकिन सा होने लगा था। रक्षिता की आती जाती सांसों के साथ उसके सीने पर होने वाली हलचल लगातार ही रुद्र का ध्यान उसकी तरफ खींच रही थी और रुद्र भी बिना पलके झपकाए सोई हुई रक्षिता को ही देखे जा रहा था। यूं ही देखते देखते उसके मन में ख्याल आया और उसने खुद से कहा, इस लड़की में एक अजीब सी कशिश है जो बार बार मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। मैं ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों इस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा हूं। कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया? अरे नहीं, शायद ये हम दोनों के इस तरह अकेले साथ रहने और इस रात के गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल है, इसमें किसी भी तरह की फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है। ये सब कहकर रुद्र अपने आप को दिलासा दे रहा था कि वो रक्षिता से प्यार नहीं करता है और रक्षिता की तरफ उसका ये झुकाव सिर्फ और सिर्फ उस वक्त की नजाकत थी और कुछ नहीं। इन्हीं सब ख्यालों में डूबकर रुद्र ने रक्षिता की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया और रक्षिता की तरफ पीट करके सो गया। काफी देर तक बेचैनी में उलझने के बाद फाइनली उसे नींद आ गई। सुबह सुबह उसने देखा कि कोई उसके कंधे को पकड़कर हिला रहा था और उसे नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था। अभी रुद्र की हल्की नींद ही गायब हुई थी कि उसके कानों में एक प्यारी और स्वीट सी आवाज पड़ी, सर प्लीज उठिए, सुबह हो गई है और हमें डॉक्टर के पास जाकर माँ की तबीयत के बारे में भी रिपोर्ट्स पता करनी है। वो रक्षिता थी जो यूं सुबह सुबह रुद्र को जगाने की कोशिश कर रही थी। रक्षिता के हाथों की छुअन पाते ही रुद्र नींद से जाग गया। उसने पहली बार रक्षिता को इस अंदाज में देखा था, उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। नींद में उलझकर बिखरे हुए बाल रक्षिता के चेहरे पर खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसकी आंखों का फैला हुआ काजल उन्हें और भी ज्यादा नशीला कर रहा था। ये सब देखकर रुद्र कहीं खो गया था। रक्षिता ने उसे होश मिलाते हुए कहा, सर मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप है कि आपका ध्यान ही नहीं है मेरी बातों पर। आप प्लीज जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें डॉक्टर से माँ की तबीयत के बारे में कंसल्ट करने भी जाना है। तब तक मैं भी उनके रूम में जाकर उनका हालचाल पूछ कर आती हूँ। इतना कहने के बाद रक्षिता उस रूम से निकलकर
अक्षरा जहां एडमिट थी उस रूम की तरफ चली गई। इधर आकाश के घर में जैसे ही आकाश की नींद खुली, वो अपने फोन में तन्वी की इनकमिंग कॉल देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तन्वी ऐसे अचानक उसे कॉल क्यों कर रही है। उसने इसके पीछे की वजह जानने के लिए झट से कॉल उठाया और तन्वी से बोला, हेलो तन्वी, सब ठीक तो है ना? तुमने इतनी सुबह सुबह फोन किया तो मैं थोड़ा डर गया था। आकाश की बात का जवाब देते हुए तन्वी ने कहा, तुम्हें नहीं पता आकाश, कुछ भी ठीक नहीं है। वो दरअसल रक्षिता। तन्वी के मुंह से रक्षिता का नाम सुनते ही आकाश थोड़ा घबरा गया। जल्दबाजी में तन्वी की बात काटते हुए उसने पूछा, रक्षिता, क्या हुआ रक्षिता को? मुझे साफ साफ बताओ, वो ठीक तो है ना? आकाश को इस तरह घबराहट और बेचैनी से जूझता देख तन्वी ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ आकाश, फिक्र मत करो, रक्षिता बिल्कुल ठीक है। असल बात यह है कि रक्षिता की माँ को कल एक माइनर सा हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से वो कल से हॉस्पिटल में है। मैंने सोचा तुम्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए तुम्हें कॉल कर दिया। तन्वी की बात सुनकर आकाश की घबराहट थोड़ी कम हुई और उसने तन्वी की बात का जवाब देते हुए उससे कहा, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बता सकती हो जहां रक्षिता की माँ एडमिट है? मुझे लगता है कि मुझे उनसे जाकर मिलना चाहिए। आकाश के पूछने पर तन्वी ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया और फिर वो जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उधर हॉस्पिटल में रुद्र और रक्षिता डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए उनके आने का इंतजार कर रहे थे। अभी 2-4 मिनट गुजरे ही थे कि डॉक्टर अपने हाथ में ब्रीफकेस पकड़े रूम के अंदर आ गया। डॉक्टर के चेयर पर बैठते ही रुद्र ने डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब, अब अक्षरा जी की तबीयत कैसी है? रुद्र के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अक्षरा जी बिल्कुल ठीक है और आप चाहें तो आज शाम तक उन्हें घर भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर की इस बात पर रक्षिता ने सवाल करते हुए कहा, डॉक्टर सच में माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? या जैसा कल हुआ वैसा दोबारा भी हो सकता है? रक्षिता को यूं घबराता देख डॉक्टर ने उसे संभालते हुए कहा, हाँ, अब अक्षरा जी बिल्कुल ठीक है। कल जो उनके साथ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का रिएक्शन था और कुछ नहीं। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप इस बात के लिए बेफिक्र रहें। ओके डॉक्टर, जब आपने कह ही दिया है तो मैं बेफिक्र होकर माँ को डिस्चार्ज कराने की फॉर्मेलिटी पूरी करती हूँ। थैंक्स, आपने इतनी अच्छी तरह और प्रायोरिटी बेसिस पर माँ का ध्यान रखा, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। इतना कहने के बाद रुद्र और रक्षिता दोनों ही डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकल गए। वो अभी गैलरी में चलते हुए अक्षरा के रूम की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्होंने सामने से आकाश को आते हुए देखा। उसके हाथ में एक व्हाइट लिली का बुके और कुछ फल थे। आकाश रक्षिता को देखकर भागकर उसके करीब आया और एक सांस में जल्दी से उससे पूछने लगा, क्या हुआ आंटी को? वो ठीक तो है ना? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कल ही तुम्हारी मदद करने यहाँ आ जाता। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती हो, अगर समझती होती तो मुझे जरूर बताती। आकाश बिना रुके उसके मन में जो कुछ भी आ रहा था वो सब रक्षिता से बोले जा रहा था। यूं ही बात करते करते आकाश की नजर रुद्र पर पड़ी। रुद्र को देखकर आकाश पूरी तरह से चुप हो गया। वो दोनों ना चाहते हुए भी एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने थे और धीरे धीरे उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा फिर से उमड़ने लगा था। रक्षिता ने उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस को समझा और माहौल को शांत करने के लिए आकाश की बात का जवाब देते हुए उससे कहा, दरअसल आकाश, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया। जो कुछ भी हुआ वो मैं अकेले हैंडल कर सकती थी। अगर ये मेरे कंट्रोल से बाहर की बात होती तो मैं तुम्हें जरूर इन्फॉर्म करती और तुम्हारी मदद जरूर मांगती। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानती हूँ। रक्षिता का इस तरह आकाश को दोस्त कहना रुद्र से संभाला नहीं गया और वो गुस्से में वहां से बाहर निकलकर जाने लगा। रक्षिता ने जब देखा कि रुद्र नाराज होकर हॉस्पिटल से जा रहा है तो वो रुद्र को रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगी। आकाश ने जब देखा कि रक्षिता रुद्र की तरफ बढ़ रही है तो उसने उसके हाथों को पकड़कर उसे वहीं पर रोक लिया। रुद्र धीरे धीरे रक्षिता की नजरों से ओझल हो गया। रक्षिता को आकाश का इस तरह बिहेव करना पसंद नहीं आया और उसने झटके से उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उसकी तरफ पलटकर उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने की? तुमने जो किया है
ध्यान रहे आइंदा से ऐसा कभी दोबारा ना हो। आकाश तो रुद्र को देखकर पहले ही गुस्से में आ चुका था। उसने भी रक्षिता की बात सुनकर तेज आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैं ऐसा दोबारा करूंगा या नहीं वो सब बात की बात है। पहले तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि तुम रहना किसके साथ चाहती हो। अब तुम और ज्यादा इस बात को नहीं टाल सकती। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। आकाश की बात सुनकर रक्षिता पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसने आकाश के इस पागलपन का जवाब देते हुए कहा, आकाश तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम मेरे दोस्त हो और रुद्र मेरे बॉस हैं। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती हूँ, क्योंकि दोनों में ऐसा कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि किसी एक को चुनना पड़े। दोनों मेरे लिए जिंदगी में एक स्पेशल जगह रखते हो। तुम दोनों का मेरी लाइफ में होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बेकार की जिद छोड़ दो। आकाश रक्षिता का ये जवाब सुनकर गुस्से में और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा बुके और फल वहीं फर्श पर फेंक दिए और रक्षिता की तरफ उंगली उठाकर उससे कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हम दोनों के साथ रिश्ता रख लो। तुम्हें हम में से किसी एक को ही चुनना होगा और ये फैसला तुम्हें जल्द से जल्द लेना होगा। अपना फैसला सुनाने के बाद आकाश बिना देखे वहां से चला गया। रक्षिता ने भी अक्षरा को डिस्चार्ज कराने की जल्दबाजी में उसे रोकने और समझाने की कोशिश नहीं की। आकाश के जाते ही हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके रक्षिता ने एक कैब बुक की और अक्षरा को लेकर घर वापस आ गई। शाम को यूं ही घर में चेयर पर बैठे बैठे रक्षिता रुद्र और आकाश की लड़ाई के बारे में आज सुबह की आकाश की रखी हुई शर्त के बारे में सोचने लगी। रक्षिता को यूं खोया हुआ देख अक्षरा को लगा कि रक्षिता उसकी तबीयत की वजह से उदास है, इसलिए उसने रक्षिता को परेशान ना होने की सलाह देते हुए कहा, बेटा देख, इंसान की किस्मत में जो होगा वो उसे मिलेगा ही। अगर मेरी जिंदगी कम दिनों की होगी तो तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझे बचा नहीं पाएगी, और अगर मेरी जिंदगी लंबी होगी तो ये सब छोटी मोटी बीमारियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। मुझे जितना जीना होगा मैं उतना जी कर रहूंगी, इसलिए तुझे मेरे बारे में फिक्र करके उदास होने की जरूरत नहीं है। तू खुश रहा कर बेटा, तू हंसती हुई अच्छी लगती है। अक्षरा की बातें सुनकर रक्षिता का ध्यान उसकी तरफ गया और उसने अक्षरा की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ मेरी उदासी की वजह आपकी तबीयत नहीं बल्कि कुछ और है। रक्षिता की ये बात सुनकर अक्षरा ने उससे पूछा, कुछ और? आखिर क्या वजह है तेरी परेशानी की? दरअसल माँ मैं एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हूँ जहाँ से क्या सही है और क्या गलत है इस बात का फैसला लेना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ कि मैं क्या करूं। रक्षिता के मुंह से ये सब बातें सुनकर अक्षरा के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षरा ने पलटकर एक बार फिर रक्षिता से सवाल किया, ऐसा कौन सा दोराहा है बेटा जिसने तुझे अटका कर रख दिया है? मुझे भी बता, शायद मैं फैसला लेने में तेरी मदद कर सकूं।